नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में कि दो फाइनाइट सेट के ऊपर ही बात करेंगे कि फाइनाइट सेट x से लेके फाइनाइट सेट y तक कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बन सकते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं। तो किन किन कंडीशन में वन वन फंक्शन नहीं बनेगा एक भी, तो किन कंडीशन में एक भी वन टू फंक्शन नहीं बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देन इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। यस और नो? ठीक है। मैंने नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर रहा हूँ सेट x से लेके सेट y पे। x सेट में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट m है। y सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y कितने बनेंगे? n रेज टू पावर m। क्यों बने, कैसे बनेंगे, अगली स्लाइड में बात करेंगे। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनेंगे उसी केस में बनेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x नंबर ऑफ एलिमेंट इन y से कम हो। क्या? कि जब m n से लेस देन इक्वल टू m क्या हो? लेस देन इक्वल टू n हो। अगर m बड़ा हो जाए n से, उस केस में एक भी वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो भी बात करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। चले। ये x सेट है, ये y सेट। x सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मेरे बच्चे? m। y सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n। ठीक। मैंने मान लिया a1 a2 am। इसमें है x1 x2 x3 xn। पर ये चीज़ आपको अभी समझ में आ जाए तो बेटर है, नहीं तो आप परमुटेशन कम्बिनेशन में समझ जाएंगे कि a1 के पास मैप होने के लिए कितनी चॉइस, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी n चॉइस है। कितनी चॉइस है? n। ये तो सिर्फ इस की चॉइस है। फंक्शन बनने के लिए हर किसी की चॉइस कंप्लीट होगी। तो जब तक हम ये चीज़ करते करते am पे नहीं पहुंच जाएं, तब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उसी हिसाब से अगर मैं मान लो मैंने मैप करा दिया x3 पे, फिर a2 के पास कितनी चॉइस है? ये x1 पे भी जा सकता है, x2 पे भी जा सकता है, x3 पे भी जा सकता है। क्यों? कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पे भी जा सकता है। यस और नो? ये यहाँ पे भी जा सकता है, ये भी जा। ठीक है। कंडीशन ये डाली थी ना कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंगल ही है, तो फंक्शंस में फंक्शन होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। वन वन ऑन टू में, वन वन और ऑन टू होने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट फंक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से a2 के पास कितनी चॉइस? n। ऐसे ही a3 के पास n चॉइस, ऐसे ही am के पास कितनी चॉइस हो जाएंगी? n। ये कितनी बार n आया है यहाँ पे? m टाइम्स। कितना आया? m टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? n रेज टू पावर m। n रेज टू पावर m। तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे जो है n, उसकी पावर ये वाले कर दो। ठीक है। दूसरे तरीके से बात करें, सिर्फ याद रखने की ट्रिक टाइप समझ लो इसको। ये m है, इसका मतलब क्या है? बस सिर्फ समझाने के लिए, क्या है मेरे बच्चे? इसमें m एलिमेंट है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे? n रेज टू पावर m। अब तुम जैसे इसको अपने तरीके से ट्रिक करके याद करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात हुई, स्क्रीनशॉट लो। अब बात करेंगे वन वन किस तरीके से बात होगी। ठीक है। वो फॉर्मूला देख लेना, हम उस कंडीशन के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे वन वन नहीं बन रहा है एक भी। किस केस में? जब m की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी और m की वैल्यू लेस देन n होगी। दोनों केस में बात करेंगे।
ये वही ये क्या है एक्स सेट, ये क्या है वाई सेट, ये क्या है एक्स सेट, ये क्या है वाई सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं m, इसमें कितने हैं n, इसमें कितने हैं m, इसमें कितने हैं n। यहाँ पे किस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, जब m क्या होगा लेस देन n, और यहाँ पे m क्या होगा ग्रेटर देन। ठीक है, तो मान लेता हूँ यहाँ पे इसमें है 2 एलिमेंट और इसमें है 3 एलिमेंट, 1 2 2 ही थे, और इसमें थे ए बी सी। 1 पहले तो फंक्शन बनने के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए। तुम्हारी मेरा मन किया इसको इस पे लेके जाने का, मेरा मन किया इसको इसके लेके जाने का, एक 1 फंक्शन बन गया। ठीक है, ऐसे ही अब की बार मैं 2 को इसके ऊपर मैप कराता हूँ, दूसरा बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 बन गए। उसी तरीके से अब 1 को मैं ए पे कर दूंगा, फिर 1 के पास 2 के पास चॉइस बच जाएगी बी, फिर 2 के पास चॉइस बच जाएगी सी, फिर 1 को मैं सी पे ले लूँगा। ठीक है, फिर 2 के पास चॉइस बचेगी ए, 2 के पास चॉइस बचेगी बी। तो इस केस में 1 फंक्शन बन रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या था, NPM। NPM क्या आ जाएगा, NPM का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे, n फैक्टोरियल अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, हमारे वाले केस में क्या बनेगा मेरे बच्चे, 3p2 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 1, और यहाँ पे 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ऐसे 6 1 फंक्शन बना सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, कितने बना सकता हूँ 6। तो अभी जनरली तो मैं सिंपल है तो बना के दिखा भी दूंगा, एक गिनते जाना। ठीक है, मैंने इसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया। ठीक, ये इसके साथ बनेगा, डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज एक फंक्शन, एक 1 फंक्शन बन गया। 2 1 फंक्शन बन गए, 2 हो गया भाई, लिखते जाओ यहाँ पे 1 + 1। ठीक है, अब 1 को मैंने ए पे फिक्स किया था, मैं 1 को बी के ऊपर फिक्स करूंगा। ठीक है, देन थर्ड फंक्शन, थर्ड 1 बन गया। ठीक, क्या बन गया, फोर्थ 1 बन गया। अब 1 को मैंने ए पे फिक्स कर लिया, बी पे फिक्स कर लिया, अब ए को किस पे फिक्स करूंगा, सी पे। तो 2 के पास कितनी चॉइस, एक ये, एक और बन गया। ठीक है, एक इस पे, एक और बन गया। ठीक है, इतने ही बनेंगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो ये किसको फॉलो करता है, NPM को। काफ़ी जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। इसको सोल्व करेंगे जब ये भी दोनों क्या हो जाते हैं, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखोगे क्या हो जाए मेरे बच्चे, सेम होते हैं। तो ऐसे मिल जाए चाहे ऐसे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत मेरे बच्चे।
अब हम बात करेंगे जब m में क्या हो एलिमेंट ज़्यादा। इसमें मान लेता हूँ 3 है, इसमें मान लेता हूँ 2 है, इसमें है 1 2 3, इसमें है A B C। अब मैंने A को 1 को 1 पे कर दिया, 2 को B पे कर दिया। सॉरी, इसमें कितने थे, 2 ही थे। अब अगर इस 3 को मैंने या तो A पे मैप कराऊंगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। मान लो इसको मैंने मैप करा दिया A पे, तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ जाएगी, 1 1 तो नहीं बनेगा। फंक्शन बन जाएगा, 1 1 तो नहीं बनेगा, मतलब 3 को हम A पे नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर 3 को मैंने मैप करवाया B पे, फिर वही कहानी हुई, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की फिर सेम इमेज मिल गई। तो इस केस में क्या होगा मेरे बच्चे, फिर क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो अगर मैं इन दोनों पे नहीं मैप कराया, तो अगर अकेला छोड़ दिया तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में 1 1 होने के लिए देखो, 1 1 होने के लिए मुझे पास कम से कम हर एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो कम से कम 3 तो हों उसके पास। ठीक है, अगर उसी के पास 2 होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 1 के लिए क्या होने चाहिए, सामने वाले में कोडोमेन वाइज एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। ऑन टू में इसका उल्टा है। ठीक है, तो जब m ग्रेटर देन n है उस केस में क्या बताया था मैंने, फंक्शन 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, इसमें कोई दिक्कत, एक भी 0 1 1 फंक्शन बनेगा। स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ पीछे। m ग्रेटर देन n पे क्या था, जब हमने m ग्रेटर देन लिया तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने थे मेरे बच्चे, 0। और जब m लेस देन इक्वल टू n लिया तब फंक्शन क्या थे, npm। और दूसरा फॉर्मूला है इसका था m ncm, ऐसे मिल जाए, जहाँ पे ncm का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल और n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको मैं, सॉरी m फैक्टोरियल आएगा, क्या आएगा, m फैक्टोरियल। तो m फैक्टोरियल से इसको m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या बचेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m। और इसी को क्या बोलते हैं, npm। वो तुम्हारी जैसे तुम याद करना चाहो रख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं, ऑन टू फंक्शन के बारे में जाने। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने पहले वाले में एलिमेंट क्या है कम, दूसरे वाले में ज़्यादा है, उस केस में एक भी क्या नहीं बनेगा मेरे बच्चे, ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। और जब m ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इस फॉर्मूले को इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1 नंबर का ही सही। ठीक है, NC0 मैं बता चुका हूँ, NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, कोई दिक्कत। तो NC0 n की पावर m, फिर माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन अल्टरनेट चलेंगे, फिर NC1। अब याद करने का तरीका तुम कुछ भी देख सकते हो अपने तरीके से, यहाँ पे चल रहा है देखो NC0 NC1 NC2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंफ्यूजन कब हो जाती है, यहाँ पे मैंने पहले वाले में नंबर ऑफ़ एलिमेंट n माने और दूसरे में नंबर ऑफ़ एलिमेंट n माने थे। कभी कभी जब हम बार बार क्वेश्चंस करते हैं तो या फिर कहीं से और से देखेंगे तो वहाँ पे क्या पता x सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट n मान ले, तो वहाँ फॉर्मूला फिर n की जगह m बदल जाएगा और m की जगह n आ जाएगा, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या करें। ठीक है, तो अपने अपने तरीके से तुम देख सकते हो। पर यहाँ पे कंडीशन देखो, NCR के फॉर्मूले में जो n है वो कौन सा आएगा, जो छोटा है। ठीक है, और m सिर्फ पावर्स में आएगा और कहीं नहीं आएगा जो बड़ा है, कैसे भी याद रख सकते हो। ये क्या है, n रेज टू पावर 1, इसमें से -1 करते जाओ और अल्टरनेट साइन चलाते जाओ। ठीक है, जैसे कि NC0 NC1 NC2 NC3। ठीक, यहाँ पे आएगा n की पावर m, ये एक टर्म याद रख लेना। फिर अल्टरनेट साइन के साथ
अब n की पावर n था, यहाँ पे n में से एक माइनस करो, n-1 रेज टू पावर m, माइनस था यहाँ पे आएगा प्लस। अब n-1 इसमें फिर एक माइनस करो, क्या आ जाएगा, और मोटेशन कॉम्बिनेशन में दिख जाएंगे तुम्हें फॉर्मूले। अब पॉजिटिव था फिर नेगेटिव, क्या आ जाएगा, n-3 की पावर m, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यस और नो। इस NCR में क्या होता है मेरे बच्चे, n क्या होता है, r से क्या होता है, बड़ा या इक्वल। जब n की वैल्यू छोटी आ जाए वहीं स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे n और ये नीचे वाली टर्म इक्वल आ जाएगी वहाँ जाके रुक जाएंगे हम, कोई दिक्कत। अब जब m लेस देन n है तब कोई भी ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं बनता वो देखेंगे। इसमें m एलिमेंट्स थे, इसमें n एलिमेंट्स। m क्या है, कम, तो m की वैल्यू मैं 2, इसकी वैल्यू 3 मान लेता हूँ। 1 2 A B C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन को रेंज बनना पड़ेगा, मतलब ऑन टू कब होता था, जब कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिले। मैं मान लेता हूँ A की मैंने ये मान ली, बी की भी मैंने ये मान ली। बी की हम ए मान नहीं सकते क्योंकि अगर मैंने बी को इससे मैप करा दिया तो एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाएंगी, फंक्शन ही नहीं बनेगा। ठीक, अब इसके पास देखो क्या क्या चॉइस है, 1 और 2। ये अगर 1 के पास गया तो फंक्शन की कंडीशन को फेल कर जाएगा, यस और नो। अगर ये 1 पे नहीं जा सकता तो किसके ऊपर जाएगा, सी पे जाएगा। अगर ये सी पे जाएगा फिर 2 की क्या आ जाएंगी, 2 एलिमेंट आ जाएंगे, और इस केस में फिर फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके पास कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, सी अकेला रह जाएगा। तो अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज ना मिले तो हमें यही तो चेक करते थे हम, जब ऑन टू नहीं चेक करना होता था, हम क्या दिखाना हो कि ऑन टू फंक्शन नहीं है तो हम क्या दिखाते थे, कोडोमेन में एक एलिमेंट दिखा देते थे जिसकी प्री इमेज ना मिले, तो हम उसको क्या बोल देते थे मेरे बच्चे, कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू because C have no preimage। C के पास को क्या है, प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज होती फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में कोई भी क्या बनेगा, 0 ऑन टू फंक्शन बनेंगे, यस और नो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ भाई। चलें, तो अगर जब दोनों सेट में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ जाए, फिर सिंपल फॉर्मूले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n रेज टू पावर n, 1 ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर n फैक्टोरियल फंक्शन ही 1 है, n फैक्टोरियल फंक्शन ही ऑन क्या बोलते हैं, ऑन टू है, तो वही दोनों फंक्शन, वो जो दोनों फंक्शन बने थे वो क्या बन जाएंगे, उतने ही बाइजेक्टिव फंक्शंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चले, हम कंपोजिशन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं, मान लो जी छोटा सा सर्कल देन एफ। ओके, पहले ऑपरेट एफ होगा, बात करेंगे डोमेन रेंज सारी सच के बारे में, कैसे ऑपरेट होगा। पहले एक्स एफ एक्स में डालो। ठीक, फिर जो जी फंक्शन दे रखा था उस जी एक्स फंक्शन में एक्स की जगह एफ एक्स डाल दो, जैसे कि
मान लो जी ओ एफ की बात करें, इसी को कंपोजिशन फंक्शन बोलेंगे बाद में। कैसे ऑपरेट होगा, पहले जी को ओपन करो, फिर एफ के ऊपर ऑपरेट होगा। इसके ऊपर ऑपरेट होगा पहले एफ के ऊपर। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो एक्स ही आ गया, जी ओ एफ नहीं, उल्टा निकाल देता हूँ, आसान हो जाएगा ये। एफ ऑफ जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा ऑपरेट होगा, जो आगे होगा, जी एक्स, ठीक। जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3, रख दो 2x प्लस 3। और एफ एक्स क्या था, x इजिकल टू एक्स। तो यहाँ पे x की जगह x है, तो अगर x की जगह 2x प्लस 3 रखूँगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3, और यहाँ पे भी 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो जो पहले होगा वैसे ऑपरेट होगा। अब बात करते हैं ये, उसने एक फंक्शन डिफाइन किया a से लेके b तक, और दूसरा फंक्शन डिफाइन किया g b से लेके c तक। तो अगर ये जी ओ एफ डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, जी ओ एफ, तो ध्यान से देखो, f की क्या बोलते हैं, डोमेन देखो, f की क्या देखो, डोमेन। ये मिटा दूं मैं एक सेकंड के लिए। f की क्या देखो मेरे बच्चे, f की कोडोमेन, और g की देखो डोमेन। ये दोनों क्या ले रहा है मेरे बच्चे, इक्वल ले रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जी ओ एफ एफ ओ जी होता तो यहाँ से देखेंगे, एक बस याद रखने के लिए, आगे वाला जो इस साइड होगा राइट हैंड साइड, उसकी कोडोमेन और लेफ्ट हैंड साइड वाले की डोमेन इक्वल होनी चाहिए डिफाइन होने के लिए। ये 12th क्लास की बात है, ठीक है। एक बार मैं आपको ये चीज़ समझ लो, फिर हम बात करेंगे कि इन जनरल क्या बात करेंगे बाद में, ठीक है। फिर इन जनरल बात डोमेन और रेंज पे होगी, ठीक है। अभी ये दोनों चीज़ इक्वल लेके चलता है वो, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल ना हो तब भी बन जाता है कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए 12th के लिए ये समझो कि जो भी करेंगे इसका क्या, कोडोमेन। तो अगर मैं एफ ऑफ जी की बात करूं तो इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, इक्वल, ठीक है। तभी ये डिफाइन हो पाएगा, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर दोबारा फंक्शन रखते हैं वो अगर इसके अलावा कुछ और गड़बड़ हुई तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन में चला जाएगा। इसलिए क्या डिफाइन किया उसने, एफ ए से बी और जी बी से सी। तो पहले ऑपरेट कौन सा होगा मेरे बच्चे, पहले ऑपरेट होगा एफ, मतलब कहानी स्टार्ट होगी ए से। कहाँ से स्टार्ट होगी, ए से। अरे 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 नहीं नहीं लाला नहीं, कहाँ से बात स्टार्ट होगी, ए से, और ये जाएगी कहाँ, सी तक। तो देखो जी ओ एफ कहाँ है, ए से लेके सी तक, ठीक है। ऑपरेट करना मैंने बता दिया, कोई दिक्कत। तो डिफाइन करने से पहले देख लेना एक बार, राइट हैंड साइड वाले की कोडोमेन और लेफ्ट वाले की डोमेन क्या हो, सेम। चले, ठीक है। जी ओ एफ की बात होगी। ओके, मतलब कहानी एक्स कहाँ से पुट होने स्टार्ट हुए, ए से। ए से पुट होके वैल्यू कहाँ जाएगी, बी में। बी में यहाँ पे कोई एलिमेंट है, उसकी इमेज यहाँ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा
तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स था, ये क्या बन जाएगा एफ एक्स। ठीक, अब यहीं से क्या है, यहीं से जी स्टार्ट है, क्या स्टार्ट है जी, जी बी से कहाँ जा रहा है सी पे। जो ये वैल्यू देगा एक नंबर ही तो देगा, क्या देगा नंबर। अगर बी पे ऑब्वियस बी क्या है इसकी डोमेन, तो ये जो एफ एक्स एक नंबर है ये किसका बन गया, जी के डोमेन का एलिमेंट बन गया। तो जी के डोमेन का एलिमेंट बन गया, ये जी के डोमेन का एलिमेंट यहाँ पे जाए कोई इमेज देगा, यस और नो। अब दिक्कत है अगर ये चीज इक्वल नहीं हुई तब क्या होगा, देखते हैं भाई क्या होगा। एक स्क्रीनशॉट लो, दिन आगे चलते हैं। ठीक, और इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं ये बी, ये मान लेता हूँ सी, और ये मान लेता हूँ डी, ये ए, ये डी, और मैं मान लेता हूँ मेरे बच्चे ये वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट है बी, और ये नीचे वाला पार्ट है डी। मान लो दोनों इक्वल नहीं है आपकी बात, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। GOF ही डिफाइन करके यहाँ से मैंने x उठाया और गलती से वो चला गया यहाँ पे, डी क्या लिख दिया मैंने यार, ये है C और ये है D। ये x गलती से अगर यहाँ चला गया ऑब्वियस जाएगा ही B में। ठीक, अब जब G डिफाइन होने जाएगा, G तो सिर्फ इसके लिए डिफाइन है, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे, तो ये जो fx है इस G की डोमेन से बाहर चला जाएगा, और बाहर चला जाएगा तो वैल्यू कहाँ से देगा, वो देगा ही नहीं जब डोमेन में ही नहीं है एलिमेंट। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, ये तो थी 12 तक की बात। अब हम बात करेंगे जनरल, और भी जनरल बात करेंगे, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो उस चीज को भूल जाना। एफ है ए से लेके बी तक, बी नहीं ए की कोई रेंज है, रेंज ऑफ एफ। जी फंक्शन डिफाइन हुआ बी से लेके सी तक। इसको मैं बी भी ना लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं डोमेन ऑफ जी। ठीक है मेरे बच्चे, ये रहा वही सेम GOF की बात करेंगे। ठीक, ए से स्टार्ट हुआ, ठीक, यहाँ पे कोई एलिमेंट है x, वो कहाँ जाएगा रेंज ऑफ f में, ये मान ली मैंने रेंज ऑफ क्या है RF बोल देता हूँ इसको क्या बोल देता हूँ RF। ये क्या है मेरे बच्चे RF, ये जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू होगी fx। ठीक, अगर ये डोमेन G की डोमेन इसकी रेंज को कंटेन कर ले, मान लो ये बन जाए, इसको मैं क्या बोल दूं DG। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ों इक्वल नहीं है, देखो सेट क्या है इक्वल नहीं है ये दोनों। ठीक है, और जब हम 12th में डिफाइन करते हैं तो इक्वल बोलते हैं, पर इक्वल होना जरूरी नहीं है। उसने बोला कि बस ये देख लो इसकी रेंज इसके डोमेन के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं ये जो G की डोमेन है ये F की रेंज को कंटेन कर ले, तो अगर इन पूरे पे इमेज दे रहा है तो इस fx के ऊपर भी क्या है इस डोमेन का हिस्सा है, तो ये देगा C में कोई वैल्यू देगा, C में वैल्यू देगा, ये C में क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा, यस और नो। तो जनरल कंडीशन क्या है मेरे बच्चे, जनरल कंडीशन क्या है, थोड़ा मिटा दो, क्या डिफाइन होने के लिए एफ ऑफ था या जी ऑफ था, GOF डिफाइन होने के लिए एफ से स्टार्ट हुई, मतलब
रेंज ऑफ एफ किसकी सबसेट होनी चाहिए, डोमेन ऑफ जी के। ये है असली कंडीशन इन जनरल कि एफ की रेंज जी के डोमेन में, उसके सेट सॉरी डोमेन के अंदर हो या इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तब वो तुम 12th में पढ़ते हैं हम, ठीक है, पर जरूरी नहीं इक्वल हो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कंडीशन ध्यान रख लेना। डिफाइन के लिए क्या होना चाहिए, या तो अपने वाला ध्यान रख लेना, अगर ये समझ में आया तो ये इसकी रेंज इसका डोमेन का सबसेट होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे कि एफ कोई फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से 1 से इन्फिनिटी, जी है 0 से इन्फिनिटी, और क्या पता आगे ये दे दे, ठीक। अब मेरे को डिफाइन करना है जी ओ एफ। मैं देख रहा हूँ कि डिफाइन होगा या नहीं। मैंने क्या कहा था, रेंज ऑफ एफ क्या होनी चाहिए, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ क्या है, 1 से इन्फिनिटी, और ये सबसेट किसका है मेरे बच्चे, 0 से इन्फिनिटी का। यस और नो? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब जी ओ एफ क्या है, डिफाइंड है। क्या है मेरे बच्चे, डिफाइंड है। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? ठीक है। अगर ये बन जाती कहानी, ये ठीक है, अगर सेम कहानी बन जाए, मैं इसको रेंज मान के चल रहा हूँ एक सेकंड के लिए। क्या मान के चल रहा है इसको, रेंज, नहीं तो कोडोमेन वाली कहानी गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या मान के चल रहा हूँ, रेंज, कोडोमेन नहीं, रेंज। जब मैं जी ऑफ डिफाइन करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि रेंज क्या है उस डोमेन के पार्ट में, ये वाली इसका सबसेट नहीं है। तो जब फंक्शन वैल्यू मान लो 1.5 दे दी, किसने वैल्यू दे दी, मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये मैंने x की वैल्यू ऐसी कुछ रखी कि ये वैल्यू आ गई 1.5, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1.5। अरे 1.5 तो जी के डोमेन में ही नहीं है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इसलिए ये बात याद रखना कि जी ओ एफ की जो बात होगी, इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट होगी, ठीक है। रेंज की बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया तो ठीक, ना आया तो भी ठीक। चले, इन जनरल्स क्या कहता है बेटा, एफ ऑफ जी और जी ओ एफ क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? इक्वल इन जनरल का मतलब क्या, हमेशा इक्वल नहीं होंगे। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं इक्वल हो जाएं, ठीक है, और हमेशा नहीं होंगे। इन जनरल की बात करेंगे तो, ठीक है। और एसोसिएटिव है कि पहले जी ऑफ हमने पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, पहले इसको हैंडल किया फिर बाद में एच को ऑपरेट किया, या फिर पहले एच ऑफ जी ऑपरेट किया देन बाद में एफ ऑपरेट किया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है। अगर एफ और जी दो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, और देखो कंपोजिशन की बात हो रही है तो मतलब डिफाइन तो है, वो मान के चल रहा है। तो अगर एफ और जी क्या है, दोनों मेरे बच्चे 1/1 दोनों फंक्शन है, तो दैट इम्प्लाई क्या है, एफ और जी क्या है मेरे बच्चे, बाइजेक्टिव हैं। तो जी ओ एफ एंड एफ ऑफ जी दोनों क्या हो जाएंगे, बाइजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, बाइजेक्टिव। पर सीबीएसई के अंदर सिर्फ जनरल पूछता है कि कंपोजिशन, आपको जनरल क्या छोटे क्वेश्चन में आ जाए तो कंपोजिशन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। इनवर्स फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कि अभी सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। फिर भी जान लेते हैं, कोई दिक्कत, बड़ी बात नहीं, ठीक है।
तो अगर एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव हैं तो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों क्या हो जाएंगे, बाइजेक्टिव हो जाएंगे। अब की बार जी ओ एफ क्या दे रखा है, 1 1 दे रखा है, तो एफ क्या हो सकता है, 1 1 होगा पक्का, ये वाला क्या होगा 1 1। जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक। अगर जी ओ एफ ऑन टू है तो ये पीछे वाला जी क्या होगा, ऑन टू, एफ के बारे में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि जब जी ओ एफ 1 1 की बात हो तो ये आगे वाला 1 1, और ऑन टू की बात होती है पीछे वाला 1 1, ऑन टू सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब की बार जी ओ एफ क्या है, बाइजेक्टिव है, तो अगर जी ओ एफ बाइजेक्टिव है तो 1 1 भी होके आया होगा, और अगर जी ओ एफ 1 1 है तो ये आगे वाला क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 1, इसको यूज करके। तो जी ओ एफ बाइजेक्टिव है तो ऑन टू भी होके आया होगा, तो जी ओ एफ ऑन टू है तो जी क्या हो जाएगा, ऑन टू, ठीक है। और एफ ऑन टू है या नहीं बता नहीं सकते, जी 1 1 है या पता नहीं, ठीक है। ये कंडीशन फिक्स है और चेक करनी पड़ेंगे हमें। कोई समस्या, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन की सीधी सीधी बात है कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ जी एक्स से वाई, ठीक है। तो अगर एक जी फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए कहाँ से, वाई से एक्स, मतलब इसकी कोडोमेन से वापस अपोजिट, ये एक्स से वाई है तो जी फंक्शन क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, वाई से एक्स। क्या उसके साथ साथ क्या हो कि जी ओ एफ निकालें तो भी आइडेंटिटी आए, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब एक्स क्या आ जाए, जी ओ एफ करूँ तो जी ओ एफ एक्स करूँ तो क्या आएगा मेरे बच्चे, ये भी एक्स आ जाए और ये भी, तो क्या बोल देंगे, जी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जी इस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा, जी इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स। कोई दिक्कत। जब हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन पढ़े थे जब बात कर रहा था मैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल अगले वाले एग्जाम्पल में बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे बच्चे। और जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा वो यहाँ पे रेंज के ऊपर बात करता है, ठीक है। y को एज ए रेंज मान के चलता है वो, ओके। क्या मान के चलता है, x को डोमेन, y को रेंज, ठीक। क्योंकि कोडोमेन वाले कंडीशन है फिर रायता फैल जाएगा, ठीक है। 12th में कुछ चीज़ें आपको लिमिटेड दी होती हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक मेरे बच्चे। चलें, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। एक सेकंड ध्यान देना। इसका मीनिंग क्या है आई एक्स का, सीधी बात है, अगर यहाँ पे x है तो x आना चाहिए, अगर यहाँ y है तो y आना चाहिए, ठीक है। फिर वो अगर मैं पूरी बात बताऊंगा कि ये x से होना चाहिए, वो चीज़ नहीं, सीधी बात है यहाँ पे अगर वो वेरिएबल लिख ले वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वो एज आइडेंटिटी फंक्शन काम करेगा। और ये बात याद रखना यहाँ पे ये छुपी हुई बात है, ये क्या होता है बेटा, रेंज ऑफ एफ है। अगर ये रेंज नहीं बनी ना तो रायता फैल जाएगा, 1 1 इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए एफ के लिए, ऐसा जी जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे, एफ को इन्वर्टिबल, मतलब एफ को इन्वर्टिबल बोलने का मतलब क्या है कि एफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो इन्वर्स फंक्शन होगा क्या, वही यही जी फंक्शन क्या होगा, उसका इन्वर्स फंक्शन होगा। यस और नो। अब लो स्क्रीनशॉट, देन आगे चलते। चले,
सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये वन में, जब भी इन्वर्टिबल की बात होती है मेरे बच्चे। क्या है कि अगर f को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलना है, मतलब क्या है कि f का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, जब f क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। f क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब एक बात बताओ, अभी मैंने पीछे स्लाइड में बताया था कि उसको रेंज होना पड़ेगा। क्या अगर वो रेंज नहीं बनी तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगी, और रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगी तो क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इफ ओनली इफ कंडीशन से क्या गड़बड़ हो जाएगी, ये इन्वर्टिबल नहीं बनेगा। तो इन्वर्टिबल बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा उसको, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन बनने के लिए मेरे बच्चे इसको रेंज होना पड़ेगा। यस और नो, कुछ चीज़ें छुपी हुई होती है डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, देना के चलते हैं। f is invertible function if only if f is bisective 1 1 and on 2। ठीक है, इस फंक्शन को करके ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया, मान लेता हूँ a की जगह 2 ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, 2 रेज़ टू पावर x। ठीक, इसका ग्राफ भी बताया था मैंने। ठीक है, इसकी डोमेन होती थी r और इसकी रेंज होती थी ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। देखो रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल, तो ऑन टू तो है ये, और ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से हम क्या प्रूव कर सकते हैं इसको, ये 1 1 भी है। क्या प्रूव कर सकते हैं मेरे बच्चे, कितनी भी ओरिजेंटल लाइन कर लो हमेशा क्या करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करेगा। ठीक, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब अब पिछले वाले नोट से हम क्या बोल सकते हैं, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन निकालते हैं। ठीक, इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या करते हैं, जैसे रेंज में करते थे ना, वैसे ही जो फंक्शन है उसको y के इक्वल पुट कर दो। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे रेंज निकालते थे वैसे ही करेंगे मेरे बच्चे। y इज इक्वल टू क्या रख दो, अरे रुक जाए यार। ठीक है, एफ एक्स क्या है, 2 रेज टू पावर x, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। ठीक है, फिर जब मैंने लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, क्या था इसमें, a रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। तब की बार फिलहाल हमारे पास ऐसी कंडीशंस है, उसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे, जो बेस में है वही बेस में जाएगा। बेस में क्या है 2, तो क्या जाएगा बेस में 2। ठीक है, जो यहाँ पे अकेला होता है वो उसका लॉग होगा, अकेला y है तो इसका क्या होगा ये, और यहाँ आ जाएगा x। ठीक है, इस x को अब ये जो फंक्शन है ना इसी से डायरेक्ट बोल देंगे क्या, जी इनवर्स, जी निकालना था ना, f इनवर्स निकालना था ना, f इनवर्स हो जाएगा y इज इक्वल टू log 2 y। यस और नो। अब x को मैंने f इनवर्स y क्यों लिखा, ठीक है, f इनवर्स का क्या है, यहाँ से इसकी इमेज किसकी दे रहा है, ये x की इमेज क्या है fx, तो fx की प्री इमेज क्या होगी x। तो जब यहाँ से फंक्शन उल्टा चलेगा ना, इनवर्स फंक्शन कहाँ से चलेगा, 0 से इन्फिनिटी से लेके r तक, तो इसकी इमेज देगा प्री। ठीक है, फंक्शन यहाँ से ऑपरेट होता है, इनवर्स फंक्शन यहाँ से उल्टा होता है, कुछ नहीं हो, जहाँ पे x हो वहाँ पे f इनवर्स y लिख दिया करो। ठीक है, अब तुम्हें x में ही फंक्शन चाहिए तो वेरिएबल बदल दो,
तो मैंने कहा था 2⁻x और log 2x क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या है मेरे बच्चे, इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन। और मैंने कहा था इन्वर्टिबल फंक्शन की खासियत क्या है, वो y इजिकल टू एक्स लाइन के एज ए मिरर इमेज होती हैं। तो जब log 2x का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये x में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि y में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। ठीक है, तो वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल चेंज कर दिया। ये x में था, ये भी x में है। ठीक है, तो ये था फंक्शन किसका, y इज इक्वल टू e⁻x का, सॉरी 2⁻x का, ये log 2x का ग्राफ। और y इज इक्वल टू एक्स लाइन की क्या होता है मेरे बच्चे, मिरर इमेज होती है। ठीक है, तो क्या करना है, मेन बात क्या है कि इनवर्स फंक्शन निकालने कैसे, वही y निकालो, y इज इक्वल टू फंक्शन रखो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की जगह f इनवर्स y लिख दो तो ये फंक्शन बन जाएगा। फिर x की जगह, सॉरी y की जगह x पुट कर देना। यही मेथड अपना लेना, जनरल निकल जाएंगे आपके। यस और नो, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कोई परेशानी। ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या करता है मेरे बाबू, एक चीज़ और देखना, इसका रीजन फिर और अच्छे समझ में आएगा, इस x को मैंने f इनवर्स y पुट क्यों किया। मान लो एक f फंक्शन है, वो f2 की वैल्यू है 4, 2 को 4 पे मैप करवाता है। तो इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, इनवर्स फंक्शन क्या करेगा मेरे बच्चे, इस 4 को 2 पे मैप करा देगा, इस 4 को इस 2 पे मैप करा देगा। ये बन जाएगी डोमेन और ये बन जाएगी कोडोमेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x लिया था, क्या लिया था मेरे बच्चे, x। यहाँ जाके क्या बन गया वो f(x), मतलब y। ठीक, तो जब मैं f इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करूँगा किसके ऊपर, इस y के ऊपर, वो इमेज क्या देगा, x। तो इसलिए मैंने f इनवर्स, सॉरी x को क्या पुट कर दिया था, f इनवर्स y। समझ में आई बात। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया था, x की जगह मेरे बच्चे। ठीक है, सी नेक्स्ट स्लाइड, क्यों पुट किया। ठीक है, x को क्या पुट कर दिया था मैंने मेरे बच्चे, f इनवर्स y, उसका रीजन ये। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ। हाँ भाई, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये शायद 20, दीपांशु जी कितने लेक्चर बनेंगे ये, तो 17-18 के अराउंड, 20 के अराउंड, हाँ 20 लेक्चर हो चुके हैं। तो इसमें ग्राफ्स के साथ सिर्फ रिलेशन फंक्शन नहीं, हमने बहुत सारे ग्राफ्स भी पढ़े हैं, बहुत सारे और भी तरीके पढ़े हैं, रेंज भी निकालना, डोमेन भी निकालना। ये 20 लेक्चर सिर्फ 12th के नहीं है, 20 लेक्चर में 11th और 12th का दोनों रिलेशन फंक्शन कवर हो जाते हैं विद ग्राफ्स, विद डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, बहुत स्लो कराया, जिसको अगर अंडरस्टैंडिंग है फंक्शंस की वो 1.5x से पढ़ सकता है, जिसको नहीं है वो अपना नॉर्मल स्पीड से देख सकता है। ठीक है, एक बार समझना है तो दोबारा रिपीट करके देखो, बहुत स्लो करवाया है इन जनरल। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन निकालने भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो याद रखना रेंज की तरह ही काम चलेगा उसमें। ठीक है, चलो जय हिंद।